देखिए मसला क्या है कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, वो कानून बना रहा है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट की बहस ही हम पता नहीं कहीं से कहीं तक ले जा रहे हैं। मैं पूरा इसमें देख रहा हूं कि आप जब 50 तरीके की बात करते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पिछली बार क्या हुआ था, जज साहब ने क्या किया था, इसका मतलब आप उस डिबेट से कहीं डिविएट कर रहे हैं। मसला क्या है? मसला है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर हम बहस कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं। ये सब कुछ छोड़ दिए, निशिकांत जी ने जो बोला वो तो हो जाएगा, जो होना है या नहीं होना उस पर सिंह साहब ने भी बड़े विस्तार से बात कर दी। तो देश पूरा का पूरा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। अब इसमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि न सुप्रीम कोर्ट ऊपर है न संसद ऊपर है। संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास उसका जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है। और उसमें भी जुडिशियल रिव्यू जब आर्टिकल 142 पर आते हैं तो आर्टिकल 142 तो उसे बहुत एक्सट्रीम पावर्स देता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप चाहें, क्योंकि अब न्याय के लिए सब मतलब आप ही के भरोसे प्रभु, उसका मतलब ये होता है। और वो आप कर सकते हैं, उसको भी आप जुडिशियल रिव्यू कहेंगे, जुडिशियल स्क्रूटनी कहेंगे, लेकिन उसे ओवर रीच नहीं कहेंगे। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र किया था, अभी हमारे वकील साहब ने बड़े हैं, तो उसी में जो डॉक्टर अंबेडकर हैं वो 42 पर क्या कहते हैं। उन्होंने लिखा, There may be many matters where the ordinary law may not be able to give a remedy. Article 142 is a safety valve. ये अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा गया। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी 142 को बड़ा अधिकार दिया कि जब कहीं ऐसा धर्म संकट हो जाए, धर्म संकट का मतलब जुडिशियल क्राइसिस हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करेगा। अब उसके बाद भी आप यदि इसको सुप्रीम मानते हैं, उसके बाद भी संसद के पास तो अधिकार है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्क्रूटनाइज कर दिया और बदल दिया, तो आप संसद में जाकर उसको फिर से बदल सकते हो। तो इसलिए ये सुप्रीमेसी तो खत्म हो गई ना बात, दोनों लोग सुप्रीमेसी पर काम कर सकते। एक और बहुत गंभीर मसला जो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि हमारे यहाँ डिबेट पर चल रहा है, यहाँ नहीं देश में, कि अपॉइंटमेंट कि जो राष्ट्रपति हैं वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और सुप्रीम कोर्ट कैसे आदेश कर सकते। उसमें बहुत खराब शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया जिसका मैं जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता। एक तो ये समझने की जरूरत है कि राष्ट्रपति जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है सुप्रीम कोर्ट। वो तो सिर्फ वोट दिलाते हैं। वोट दिला रहे नहीं, वो वहां पर पूरा का पूरा सिस्टम अभी तो कॉलेजियम के थ्रू चल रहा है। कॉलेजियम को जो मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो एड एंड एडवाइस कर रहा है, तो राष्ट्रपति उसमें नहीं है कि राष्ट्रपति अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसके नहीं है। और जैसा अभी महिमा जी ने भी जिक्र किया कि सीजीआई उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को, तो क्या सीजीआई के अंडर में है क्या राष्ट्रपति? ये पूरा चेक एंड बैलेंसेस की बात है, उसको किसी तरह से। और हमारे यहाँ जुडिशरी, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तीनों बराबर पावर के। अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो तब होता है जब आपके पास बड़ा पावर हो, आप बड़े साहब हैं, मैं छोटा साहब हूं, या जो भी आप कह रहे हैं, तो वहां पर तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कोई है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जिसको आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को आदेश दे दिया, मुझे नहीं लग रहा कि कहां से राष्ट्रपति को आदेश है। और उसका जिक्र हमने अभी किया था कुछ दिन पहले कि मेमोरेंडम ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम है होम मिनिस्ट्री का 4 फरवरी 2016 का, भारत सरकार का 4 फरवरी 2016 का ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसमें कहा गया कि जो बिल्स पेंडिंग है उसमें राष्ट्रपति जी उसको, जो मतलब गवर्नर से वहां पर आ जाते हैं, हाँ, वो 3 महीने में उनको निपटा देना चाहिए। ये आदेश नहीं होता ना, वही बात है जैसे अभी मलूक साहब कह रहे थे, चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। एक और बात समझनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट जो है, उनके पावर्स का जैसे जिक्र अभी सिंह साहब ने भी कर दिया, तो इसलिए बहस दूसरे तरीके से हम लोग चला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हमने ऐसा कर दिया है कि वो कुछ है ही नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट हमारे पास सबसे बड़ी चेक एंड बैलेंसेस की पावर है। लेकिन उस पर कंट्रोल कैसे करते हो? आप संसद से करते हो। जब आपने अभी नागर साहब ने कहा दिल्ली के मसले पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, आपने बदल दिया, आप कानून लेकर आ गए। अच्छा एक बात बताइए, इलेक्शन कमिश्नर को चुनने वाला जो सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, हाँ, लेकिन उसको नहीं माना ना आपने, उसको संसद ने अलग माना नहीं, लेकिन आपने ऑर्डर तो दिया। ऑर्डर आपने कहा कि नहीं चीफ जस्टिस होंगे, जब तक आप कानून नहीं बना देते तब तक ये सिस्टम चलेगा। इसका मतलब कानून नहीं हुआ ना वो। पर सुप्रीम कोर्ट ने इशारा तो कर दिया, कानून बनाइए, नहीं इस तरह का बनाइए। वो तो आपको राय दे रहे हैं ना, वो एडवाइस है। आप इसका मतलब कानून की परिभाषा ही नहीं जानते, कानून सिर्फ संसद ही बना सकती है, वो ठीक है, वो एडवाइस है। यदि वो कानून होता, यदि वो कानून होता तो संसद क्यों बदलती? पर विजय जी, सुप्रीम कोर्ट संसद में तो वो भी बदल, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी ग्रे एरिया में कोई ऑर्डर दे देता है तो वो कानून बन जाता है। नहीं बनता ना, कहां बनाया? अभी आपने कोर्ट किया जाता है, उसी को फॉलो किया जाता है। अभी अगर सरकार उसे ना बदले, अभी आपने सीसी के मामले में इलेक्शन कमिश्नर तो बदला ना सरकार ने, तो सरकार ने, तो फिर इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कहां मान रहे हो आप? अगर सरकार ना बदले विजय जी, तो वो कानूनी हो जाता है।
सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर कानून ग्रे नहीं है, वो एरिया ऑर्डर में है। लॉ ही हो जाता है। वो ऑर्डर है, तो सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी चीज है ना। अब आप कह रहे थे हमारे कि यहाँ- प्रेसिडेंट को ऑर्डर नहीं दिया। सर ऑर्डर ही तो है, लिखा है क्या ऑर्डर में, मैं लिखा तो है कह रहा हूं, गवर्नर 3 महीने में निपटाएंगे, प्रेसिडेंट 3 महीने में अच्छा निपटाएंगे। मुझे बताइए कि यदि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अब इसको दूसरे बहस पर आके चलते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, विधानसभा है, तमिलनाडु की है, राजस्थान की है, गुजरात की, किसी की भी है, क्योंकि मुझे गुजरात का भी ध्यान है कि जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय कमला बेनीवाल जी महिमा सिंह जी की पार्टी की सदस्य थी, मेरे मित्र भी हुआ करती थी, राजस्थान से थी, वो गवर्नर थी। उनके बीच में इतना कन्फ्रंटेशन चला कि बहुत मुश्किल हो गई थी नरेंद्र मोदी सरकार को उस समय गवर्नर के साथ चलना। एक सेकंड मल्लू भाई, वाजपेयी जी बोलना, तो वाजपेयी जी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने यदि बिल भेजे हैं तो वो पास कराना है कि नहीं कराना राज्यपाल के, और 2020 के बिल 2025 में नहीं पास हो रहे, विधानसभा ही 5 साल के ये मसला है ना कार्यकाल की। वाजपेयी जी, अब बताइए।